तो पिछले एपिसोड में यू हाओ के सिमुलेशन पावर के वजह से सभी सोल बीच पैरालाइज हो गए थे और फिर इसीलिए मास्टर यान उसे इसके बारे में बात करने के लिए अपने साथ लेकर गया था। इसके बाद वो यू हाओ से कहता है कि भले ही बीस्ट किंग का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो यू हाओ से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में उसे सारा कुछ सच बताना होगा, क्योंकि असल में मास्टर यान इस तरह से इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फैन चियान से कहता है कि मुझे यू हाओ के ऊपर पूरा यकीन है और वो आउटर कोर्टयार्ड से ग्रेजुएट होने से पहले लेवल 5 वाला सोल मास्टर जरूर बन जाएगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब तो मुझे केवल एग्जामिनेशन के खत्म होने का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद मैं उसे अपने साथ में लेकर जाऊंगा और फिर इस तरह से मैं सोल गाइड सिस्टम के इंडिविजुअल सोल्जर प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर चियान भी कहता है कि यू हाओ के पास में तो सच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, इसीलिए हम उसके साथ में इतना कठोर नहीं हो सकते। यह सुनकर मिस्टर फैन उससे पूछता है कि आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। तब इस पर चियान उससे कहता है कि अगर वो अल्टीमेट इंडिविजुअल सोल्जर बनने में कामयाब हो गया तब उसके बाद हम उसे फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कराएंगे। लेकिन इसके बारे में सुनकर मिस्टर फैन उससे पूछता है कि क्या यह बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होगा। तब इस पर चियान उससे कहता है कि अगर हम इसके बारे में इतना रिस्क नहीं लेंगे तो फिर इस तरह से हम इसमें कामयाब कैसे हो पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मिस्टर फैन भी अब इसके लिए मान गया था और फिर वो चियान से कहता है कि मैं काइतू से भी इसके बारे में पूछूंगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि काइतू भागते हुए यहाँ पर आता है और इनसे बताता है कि मास्टर यान यू हाओ को अपने साथ लेकर कोलोजियम में गया है, जिसके बारे में पता चलने पर वे दोनों भी तुरंत वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यान यू हाओ को अपने साथ लेकर कोलोजियम में आ गया था, जहाँ पर कि बहुत सारे सोल बीस्ट को कैद करके रखा गया होता है और इसके अलावा बीस्ट किंग भी यहाँ पर इनका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद मास्टर यान से कहता है कि मैं यू हाओ को तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट किंग अचानक से इसके पीछे आ जाता है और फिर इस तरह से वो अपने फायर वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन यह देख अब यू हाओ भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर इस तरह से वो अपने आइस पावर का यूज करके इसका सामना करने की कोशिश करने लगा था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसके आइस एट्रीब्यूट वाला सोल्डिंग भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देख मास्टर यान पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यह तो अल्टीमेट आइस एट्रीब्यूट है। इसके अलावा इनको यह भी पता चल जाता है कि इसके पास में तो असल में आइस स्कॉर्पियन मार्शल स्पिरिट है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ अपने फर्स्ट सोल स्किल आइस एम्परर क्लॉज का यूज करने लगता है और अब इस तरह से वो इसका यूज करके बीस्ट किंग के फायर पावर का सामना करने लगा था। तब इसे देख बीस्ट किंग भी कहता है कि यह तो असल में अल्टीमेट आइस मार्शल सोल है, क्योंकि इसके पावर ने तो मुझे भी सप्रेस कर दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने फायर पावर को यूज करना बंद कर देता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे 200,000 ईयर सोल्डिंग के साथ में क्या चल रहा है और आखिरकार अब ये 1000 ईयर सोल्डिंग कैसे हो गया। लेकिन आखिरकार अब इस तरह से इनको समझ में आ जाता है कि इसके पास में तो असल में ट्विन मार्शल आर्ट है, जिसके बारे में सुनकर यू हाओ भी कहता है कि आपने इसके बारे में सही समझा और आइस स्कॉर्पियन मेरा फर्स्ट मार्शल आर्ट स्पिरिट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआ बिन और उसके साथी भी यू हाओ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यू हाओ के पास में इतना पावरफुल सोल्डिंग कैसे आ गया। तभी जुलू भी कहने लगती है कि हमें उनको किसी भी तरह से हराना ही होगा, क्योंकि मैं उनको सलामी नहीं देना चाहती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ इनको अपने सेकेंड सोल स्किल सिमुलेशन के बारे में बताने लगा था, जिसके बारे में जानकर वे दोनों भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि इसका सिमुलेशन असल में बहुत ही रियलिस्टिक होता है। तब इस पर यू हाओ इनसे कहता है कि यह तो मेरे स्पिरिचुअल आई मार्शल सोल का सिमुलेशन स्किल था, जिसके मेंटल फ्लक्चुएशन से मैं स्पेस को डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ और फिर इस तरह से मैं बहुत सारे सोल बीस्ट के फॉर्म को क्रिएट कर सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर बीस्ट किंग को भी सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम्हारे सिमुलेशन स्किल के वजह से मेरे सभी सोल बीस्ट पैरालाइज हो गए थे और इसीलिए अब से तुम यहाँ पर अपने इस स्किल का यूज नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यू हाओ भी इसके लिए मान जाता है। वहीं मास्टर यान कहने लगता है कि इसके पास में तो अल्टीमेट आइस एट्रीब्यूट और स्पिरिचुअल आई है, जिसके वजह से ही चियान ने इसके लिए मेरे साथ में बहुत ही चालाकी का यूज किया और इस तरह से उसने यू हाओ को अपने डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल बना लिया। लेकिन तभी बीस्ट किंग यू हाओ से कहता है कि तुम कभी मेरे साथ में स्टारडुओ फॉरेस्ट में चलो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने इस सोल स्किल से मेरी बहुत ज्यादा मदद कर पाओगे और इस तरह से हम अपने स्कूल के लिए सोल बीस्ट को जिंदा पकड़ पाएंगे। तब इस पर यू हाओ भी उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी मास्टर यान बीस्ट किंग से कहता है कि मैं यू हाओ के साथ में अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट किंग भी इसकी बात मान गया था और फिर मास्टर यान यू हाओ को अपने साथ में लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। इसके बाद वो यू हाओ से कहता है कि पिछली बार
हम तुम्हारे असली टैलेंट को नहीं पहचान पाए थे, जिसके वजह से ही हम तुम्हें अपने मार्शल आर्ट के ब्रांच का कोर डिसाइपल नहीं बना पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए हमें माफ कर दो और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम मेरी बातों से अग्री हो जाओगे। इसके बाद वो उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के इनर कोर्टयार्ड का डिसाइपल बन जाओ, जिसके बाद मैं पर्सनली खुद तुम्हें टीच करूंगा। और इसके अलावा वो इसके लिए उसे बहुत सारे ऑफर भी देने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चियान और मिस्टर फैन भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जो कि चुपके से इनकी बातों को सुन रहे थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑफर के बाद भी यू हाओ इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता, जिस पर मास्टर यान उससे कहता है कि क्या तुम वांग और सियाओ के साथ में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वैसे भी तो वे फ्यूचर में मार्शल आर्ट के इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट जरूर बनेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियान मास्टर यान के ऊपर गुस्सा होते हुए उसके सामने आ जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तब इस पर मास्टर यान भी उससे कहता है कि मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और इसके अलावा अब तो यू हाओ तुम्हारे सोल गाइड ब्रांच का कोर डिसाइपल भी बन गया है, इसीलिए मैं तो इसे केवल इसके बारे में एडवाइस दे रहा था और इसीलिए वो जिस भी ब्रांच को चाहे चूज कर सकता है। लेकिन इस पर चियान उससे कहता है कि यू हाओ तो पहले से ही मेरे डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल बन गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे बीच में ना आओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर यान इसके लिए रेडी नहीं होता और अब इस तरह से वे दोनों यू हाओ के लिए आपस में फाइट भी करने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरी मास्टर भी आ जाती है और फिर इनसे कहती है कि क्या तुम इसके बारे में मेरी बात मानोगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यू हाओ वांग और सियाओ के साथ में होता है, जहाँ पर सियाओ से पूछती है कि चियान और मास्टर यान के झगड़े के बाद क्या हुआ। तब इस पर यू हाओ कहता है कि वहाँ पर कोई मास्टर आ गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वे पवेलियन मीटिंग में इसके बारे में डिसीजन लेंगे। तब इसके बारे में सुनकर वांग उससे कहता है कि तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इनका एग्जामिनेशन फिर से शुरू हो गया था, जहाँ पर जुलू एक 100 साल वाले गेंजुनेन के साथ में फाइट कर रही होती है। लेकिन असल में एकेडमी ने अब यू हाओ को इसके सिमुलेशन पावर को यूज करने से मना कर दिया था और इसके अलावा इन लोगों ने इसके पिछले वाले फाइट को भी काउंट नहीं किया होता है और अब इसीलिए यू हाओ को फिर से एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुलू गेंजुनेन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है और आखिरकार वो इसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि जुलू को इसके लिए 100 पॉइंट मिले थे, जिसे देख यू हाओ कहता है कि अगर मुझे फिर से एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ा तो क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद भी मैं हाई स्कोर बनाने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट करने की अगली बारी वांग की होती है, इसीलिए वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो फाइट करने के लिए 1000 साल वाले सोल बीच को चूज करता है। तब इसके बारे में सुनकर यहाँ के बाकी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और इस पर जुलू कहने लगती है कि क्या सच में वो इसे हरा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वांग का सामना डीमन बियर से होने वाला था, जो कि असल में यहाँ के सभी बीस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब इसी वजह से सभी लोग हैरान होते हैं कि क्या वांग इसे सच में हरा पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग फ्लाई करते हुए डीमन बियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो 5 मीटर से ज्यादा हाइट पर फ्लाई नहीं कर पाता और फिर बीस्ट किंग भी इससे बताता है कि तुम यहाँ पर 5 मीटर से ज्यादा की हाइट पर फ्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने आप को डीमन बियर के अटैक से बचाने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग बहुत ही शानदार तरीके से डीमन बियर के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके बाद वो अपने फर्स्ट सोल स्किल विंग ब्लेड को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो इसका यूज करके डीमन बियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से डीमन बियर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वो भी गुस्से में तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। अब इस तरह से वो गुस्से में आकर बहुत ही खतरनाक तरीके से वांग के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसे देख वांग भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार वो ज्यादा समय के लिए इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार वो इसके सिस्मिक वेव के सामने कमजोर पड़ने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि टीचर जावा को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि डीमन बियर के अटैक के वजह से वांग वहीं पर बेहोश होने वाला था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वो डीमन बियर आखिरकार इसे अपने मुंह के अंदर कैद कर लेता है। तब इसे देख टीचर जावा मास्टर यान से कहती है कि क्या हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन इस पर मास्टर यान कहता है कि अगर वे ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं करेंगे तो फिर आखिरकार वो ग्रो कैसे कर पाएंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग अपने सेकेंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड लाइट का यूज करने लगता है, जिसके वजह से वो डीमन बियर भी अब कुछ नहीं कर पाता और फिर आखिरकार इस तरह से वांग इसके मुंह से बाहर आ जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने थर्ड सोल स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया था और फिर इसीलिए वो तुरंत अपने बटरफ्लाई गॉड
स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब इसे देख वो डिमन बियर भी इसके अटैक का सामना करने की कोशिश करता है और फिर इसके दौरान वो अचानक से इसके लाइट बॉल के अंदर कैद हो जाता है। तभी इसे देख टीचर जामा कहने लगती है कि वांग का सेकंड सोल स्किल भले ही एक लाइट बॉल के जैसा दिखाई देता है, लेकिन असल में उसके अंदर लाइट की 108 स्लैश कंप्रेस है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे लाइट स्लैश बहुत ही खतरनाक तरीके से डिमन बियर के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसके वजह से डिमन बियर भी आखिरकार अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर इसे बचाने के लिए खुद बीस्ट किंग को यहाँ पर आना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिमन बियर फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अब वो इसके पावर को देख तुरंत अपने जगह से पीछे हट जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग भी इस फाइट में जीत गया होता है, जिसे देख मास्टर यान अनाउंस करता है कि इसे बेसिक पॉइंट में से सभी 100 पॉइंट दिए जाएंगे और इसके अलावा उसे अपने कॉम्बैट स्किल का सही तरीके से यूज करने के लिए और भी 50 पॉइंट दिया जाएगा। और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि इसे 150 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर यान कहता है कि डिमन बियर का डिफेंस पावर सभी माइलेनियम बिस्ट में सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए हो सकता है कि वो भले ही तुम्हारे फाइनल ब्लो का सामना कर ले, लेकिन इसके बैकलैश के वजह से तुम भी जख्मी हो जाओगे। और फिर इसीलिए वो वांग के 40 पॉइंट को काट लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग को आखिर में केवल 110 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन आखिरकार कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद मास्टर यान इनसे कहता है कि एक्सीलेंट सोल मास्टर वही होता है जो कि किसी भी बैटल में सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करे और फिर उसके बाद वो अपने ओपोनेंट को हराए। जिसके बारे में सुनकर वांग भी उससे कहता है कि मैं आपके बातों को समझ गया, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ इस बात से खुश होती है क्योंकि अभी भी वे हुआ बिन के टीम से 10 पॉइंट आगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले मैच में कुई की फाइट एक सोल बीस्ट से होती है, जिसके दौरान कुई अपने फॉक्सटेल नीडल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके लिए उसे 110 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह से अगला मैच सियाओ का होता है, जिसमें उसे 96 पॉइंट दिए जाते हैं। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हुआ बिन के टीम से इनका 4 पॉइंट कम हो गया था और अब इसीलिए सियाओ को इसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला मैच हुआ बिन का होने वाला था, जिसे देख एल्डिया कहने लगती है कि हुआ बिन तो ग्रेड 1 का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्द 4th रिंग को भी ब्रेक थ्रू कर लेगा। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।